तो गाइज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन, अगर आप इस चीज को इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह मिलेगा। जी हाँ, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति। लेकिन इस रिजल्ट पर भी कई हिस्टोरियन बहस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना पेशा है और 27 मई 2022 को इंडिया में भी प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन क्या ये डिसीजन सही था या फिर गलत? इस वर्डिक्ट पे आने से पहले हम थोड़े फैक्ट्स को जानेंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, प्रोस्टिट्यूशन से हमारे सोशल लाइफ में क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन दिन पर दिन इतनी तेजी से बढ़ता क्यों जा रहा है, और ये बस लड़कियों की बात नहीं है, लड़के यानी कि सेक्स मेल वर्कर्स भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मेल सेक्स वर्कर्स की तकलीफ का तो आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। हम इनके बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। अराउंड 2400 BC जब सबसे पहली बार प्रोस्टिट्यूशन एज एन ऑक्यूपेशन रिकॉग्नाइज किया गया था, और वो एंशिएंट नियर ईस्ट वाला एरिया था जहां सबसे पहली बार प्रोस्टिट्यूशन एज एन ऑक्यूपेशन रिकॉग्नाइज किया गया था। और यहाँ पर इस एरिया पर बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, और इन मंदिरों के बारे में द ग्रेट हिस्टोरियन या फिर द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कह सकते हैं, हेरोडोटस, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स द हिस्ट्रीज में इन मंदिरों के बारे में मेंशन किया था जहां सेक्रेड सेक्स यानी कि पवित्र सेक्स प्रैक्टिस हुआ करते थे। और सुमेरियन सिविलाइजेशन वो पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को एज एन ऑक्यूपेशन अपनाया था। और ये सुमेरियन सिविलाइजेशन तिर्गिस नदी और यूफ्रेटिस नदी, जो कि एक दूसरे के पैरेलल बहती है, उनके बीच में रहते थे। और ये सुमेरियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन रिलीजन को मानने वाले थे, और इन सुमेरियन सिविलाइजेशन का एक शहर था उरुक, जहां गॉडेस इनान का एक मंदिर हुआ करता था, और वहां के लोग मंदिर को काकुम कहते थे। जैसे हिंदुइज्म में मंदिर, इस्लाम में मस्जिद, ईसाई में गिरजाघर या चर्च, वैसे ये लोग अपने पूजनीय स्थल को काकुम कहते थे। और ये देवी इनान को बाद में जाकर अकाडियंस, बेबीलोनियंस, एसारियंस के द्वारा नया नाम दे दिया गया इस्तार, और आज के समय में ये इस्तार नाम से सबसे ज्यादा प्रचलित है। और लोगों का ये मानना था कि ये देवी लव और सेक्स की देवी है। और ये काकुम में जो औरतें रहती थी उनके 3 स्टेजेस हुआ करते थे। जो सबसे पहले या पवित्र औरतें थी वो सेक्स रिचुअल्स करती थी, जो दूसरी ग्रेड की औरतें थी वो मेहमान या फिर कस्टमर आते थे उनका ख्याल रखती थी, और तीसरी स्टेज की जो औरतें थी वो बाहर कस्टमर ढूंढने जाती थी रोड पर। लेकिन हर सुबह के बाद एक रात जरूर आती है, वो भी काली अंधेरी वाली, और इसी काली अंधेरी रात के आने के बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन की हालत खराब होने लगी। सुमेरियन सिविलाइजेशन में खाने पीने की कमी होने लगी, और काकुम में रहने वाली औरतों का भी बुरा हाल था। काकुम की औरतों के पास भी खाने की कमी होने लगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक फायदा देखा, उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने सेक्स के बदले एक छोटी बकरी की मांग करने लगी। इफ यू गिव मी गोट आई विल गिव यू प्लेजर। और यहाँ से प्रोस्टिट्यूशन बनता है एक प्रोफेशन। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज गौर करिएगा कि मैं जब भी प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बोलता हूँ, या जब भी आप प्रोस्टिट्यूशन के बारे में किसी से सुनते हैं, तो आपके दिमाग में लड़की एज अ प्रोस्टिट्यूट सामने आती होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लड़के भी प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस में लड़कियों को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, तो अब आप सोचेंगे कि हाँ भाई सही बोल रहा है, आजकल बहुत बढ़ गया है। और आप ये सोचते होंगे कि मेल प्रोस्टिट्यूशन तो अभी अभी चालू हुई है, कुछ दिनों से ही चर्चा में है, या फिर शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा मेल प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। अब मैं यहाँ पर आपको शौक देता हूँ। मेल प्रोस्टिट्यूशन सुमेरियन प्रोस्टिट्यूशन के वक्त से होते हुए चला आ रहा है, और वो भी उस वक्त के वुमेन प्रोस्टिट्यूशन को नेक टू नेक टक्कर देते हुए। यानी कि क्रिश्चियनिटी जब फाउंड भी नहीं हुई थी, उससे पहले से मेल प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन प्रोस्टिट्यूशन होते हुए चली आ रही है। खैर, अभी आप हिस्ट्री के बारे में बस इतना ही जानिए, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री खुद में एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आपको पूरी हिस्ट्री जाननी है कि किस तरह मेल प्रोस्टिट्यूशन बनी, किस तरह प्रोस्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में फैला, किस तरह इंडिया में कामासूत्र और प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, और किस तरह इंडिया बनी वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग प्रोस्टिट्यूशन कंट्री, तो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब हम आते हैं प्रोस्टिट्यूशन के प्रोज और कॉन्स, यानी कि फायदे या नुकसान पर। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं फायदे पर। तो सबसे पहला फायदा, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट NSWP के द्वारा 2017 में एक टाइटल ब्रीफ पॉलिसी निकाली, जिसमें था सेक्स वर्क एज वर्क, जिसमें ये कोटेड था, सेक्स वर्कर्स आर नॉट क्रिमिनल्स, विक्टिम्स, वेक्टर ऑफ डिजीज और सिनर्स बट एज वर्कर्स। जिसका ये मतलब होता है कि सेक्स वर्कर्स कोई क्रिमिनल या कोई बीमारी या कोई श्राप नहीं है, वो बस एक वर्कर है। जिसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने ये डाटा बताया कि सेक्स इंडस्ट्रीज का किसी भी कंट्री के GDP में 2 से 14% का हाथ होता है। जी हाँ, इकोनॉमी में भी उनका हाथ होता है। अब देखते हैं दूसरा फायदा। दूसरा फायदा ये कि सेक्स वर्कर्स की वजह से किसी कंट्री में रेप कम होता है, क्योंकि लोग अपने सेक्स इमोशंस को सेक्स वर्कर्स के हेल्प से पूरा कर पाते हैं, जिससे रेप्स की समस्या कमती है। अब आते हैं कॉन्स यानी कि नुकसान पर। तो सबसे
पहला नुकसान, सेक्स ट्रेड कभी भी एक नॉर्मल या सेफ ट्रेड नहीं होती है। सेक्स वर्कर्स के साथ वायलेंस, मारपीट अक्सर देखा गया है और कस्टमर मारपीट कर बिना पैसा दिए भी चले जाते हैं, जिससे उनका काम उन पर एक एसेट नहीं बल्कि एक डेट बन जाती है। और एक कंटिन्यूस और हेल्दी ट्रांजैक्शन ना होने के कारण फायदे तो कम बल्कि नुकसान ज़्यादा होते हैं। दूसरा नुकसान, जूली बिंडल जो कि एक जर्नलिस्ट है और जस्टिस फॉर वुमेन की को फाउंडर भी है। उन्होंने 250 इंटरव्यूज किए 40 कंट्रीज में और 50 सेक्स ट्रेड के सर्वाइवर से भी बात की, जिससे उन्हें ये पता चला कि सेक्स वर्कर्स को एज अ वर्कर नहीं बल्कि एज अ स्लेवरी ट्रीट किया जाता है। बड़े बड़े ब्रोथल्स, जिसे हम आम भाषा में कोटा या फिर वैश्यालय भी कहते हैं, वहाँ सेक्स वर्कर्स को नहीं बल्कि उनके हेड को पैसे मिलते हैं और कई बार सेक्स वर्कर्स को उनके पैसे तक नहीं मिलते जो कि उनके हक के पैसे होते हैं। तीसरा नुकसान, पति ने अपनी पत्नी का रेप किया। अब आप बोलोगे कि भाई हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो सेक्स होता है, रेप कब से होने लगा? तो जी हाँ, होता है। मैरिटल रेप, लड़के सेक्स के लिए सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। अब वो सेक्स वर्कर्स को अपने पापा की जागीर समझते हैं और वो उन सेक्स वर्कर्स से हार्ड और एरोटिक सेक्स की उम्मीद करते हैं और जो उम्मीद शायद पूरी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी वाइफ से भी सेम एरोटिक सेक्स की उम्मीद करते हैं जो उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाती, जिसके वजह से गुस्सा आना, मारपीट करना और जबरन सेक्स करना अपनी वाइफ के साथ उन्हें सही लगता है और इसी को कहते हैं मैरिटल रेप। लेकिन अब सवाल आता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन बढ़ क्यों रही है? तो मेरे सेक्स के लिए पता नहीं कितना ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहली बात, एजुकेशन। इंडिया में सेक्स एजुकेशन की वाट लगी पड़ी है। लोगों को अपने सेक्स इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करें किसी को आता तक नहीं है। अब आप बोलोगे भाई कंट्रोल कैसे करें, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो भैया साइकोलॉजी पढ़ो, होता है ऐसा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एजुकेशन की कमी है। दूसरी चीज़, एक प्रॉपर मैनेजमेंट। इंडिया में लाखों इलीगल ब्रॉथल्स यानी कि वैश्यालय जिसे कहते हैं वो मौजूद हैं, जिसमें ना जाने कितने ही लड़की और लड़के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर आते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में की पूरी बायोडाटा है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जो कि सरकार कभी भी चेक कर सकती है। लेकिन सेक्स इंडस्ट्री खेत में एक खुले सांड की जैसी है, जिस सांड को खेत में घुसने का परमिशन नहीं है, लेकिन वो घुसकर पूरी बर्बादी कर रहा है और उसके रोकने वाला और देखने वाला कोई भी नहीं है। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ स्किल्स। इंडियन मैन हो या वुमेन, स्किल की कमी बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट आप वेल एजुकेटेड हो सकते हैं लेकिन आप वेल स्किल्ड नहीं है। एजुकेशन और स्किल में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आप बहुत ही वेल एजुकेटेड हो लेकिन आप उस एजुकेशन को किसी के सामने डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, आप उसके बारे में किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे एजुकेशन का क्या ही फ़ायदा, जिसके लिए हमें चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्रेशन स्किल और ऐसी ये बहुत सारी स्किल्स और ये स्किल्स ही हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से जाहिर सी बात है लड़के लड़कियों के पास पैसे की कमी होने लगेगी और पैसे कमाने के लिए वो अलग अलग रास्ते या जॉब्स खोजेंगे, लेकिन स्किल ना होने की वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी और जिसकी वजह से उन्हें सेक्स वर्कर्स का रास्ता बहुत ही आसान और अच्छा रास्ता दिखता है पैसे कमाने के लिए। और शायद इसी वजह से इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया इंडिया में है, सोनागाछी। बाहर के लोग यहाँ को इस नजर से एंजॉय करने के लिए आते हैं, उस नजर से देखते हैं मतलब पैसे देना, अपना काम करना, जाना है। लेकिन दुनिया का नज़र में नहीं है ना काम, गंदा ही काम है दुनिया का नज़र में। जो हम बाहर नौकरी करेंगे इंसान उस नज़र से देखेगा ना, इस काम के लिए नहीं देखेगा उस नज़र से। तो अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज नहीं किया है। ये जो आप छोटे मोटे न्यूज़ देख रहे हो या मीम देख रहे हो, ये सभी गलत बोल रहे होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में कभी भी इलीगल था ही नहीं। जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 25 सितंबर 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट के पास 3 प्रोस्टिट्यूशन का केस आया और हाई कोर्ट ने उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया और लास्ट में कुछ ऐसा वर्डिक्ट दिया, There is no provision under law which makes prostitution per se a criminal offense or punish a person because he or she is indulged in prostitution। इसका मतलब है कि लॉ में ऐसा कुछ प्रोविज़न है ही नहीं जिससे प्रोस्टिट्यूशन कोई क्रिमिनल एक्ट कहलाए और किसी पर्सन को प्रोस्टिट्यूशन के लिए पनिश किया जाए। और जाहिर सी बात है, अगर कोई कुछ लॉ ही नहीं है जिससे प्रोस्टिट्यूशन इलीगल कहलाए तो इलीगल कैसे हो सकता है? और इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन कभी भी इलीगल था ही नहीं। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि
कि ये जो बहुत सारे रोक टोक होते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, ये सब किस चीज़ का लॉ है? तो एक्चुअली में ये ITPA यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है। और ये ITPA के सेक्शन के तहत कुछ चीज़ें प्रोस्टिट्यूशन के लिए इलीगल है, जैसे कि सेक्शन 3 के तहत ब्रोथल्स यानी कि वेश्यालय या जिसे आप आम भाषा में कोठा भी कहते हैं, वो चलाना इलीगल है, जिससे आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है और 2000 का जुर्माना लग सकता है। सेक्शन 4 के तहत प्रोस्टिट्यूट के फैमिली मेंबर्स जो कि 18 साल के ऊपर हैं और प्रोस्टिट्यूट के खर्चे पर पल रहे हैं, उन्हें भी 2 साल की सज़ा और 2000 का फाइन लगेगा। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है और ऐसा करने से आपको 6 से 7 साल की सज़ा या फिर उससे ज़्यादा करने से आपको ज़िंदगी भर यानी कि उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। सेक्शन 7 के तहत अगर प्रोस्टिट्यूशन पब्लिक प्लेस में होगा तो 3 महीने के जेल और 1000 रुपये का फाइन लगेगा। सेक्शन 8 के तहत अगर प्रोस्टिट्यूट पब्लिक प्लेस में किसी को सेड्यूस करेगी तो प्रोस्टिट्यूट को 3 महीने का जेल और 500 रुपये का फाइन लगेगा। सेक्शन 372 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचेगा तो उसे 10 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। तो सेम एज इट इज़ सेक्शन 373 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदेगा तो उसे भी 10 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद हो सकती है। तो गाइस सेक्शन और कानून बस यहीं तक के थे और अभी जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है वो एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट के ह्यूमन राइट के लिए दिया है, उनके खुद के हक के लिए दिया है। अब प्रोस्टिट्यूट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल वुमेन रह सकती हैं अपने सोसाइटी में। पहले उनके बहुत ही गलत ट्रीट किया जाता था, जो अब उन्हें ट्रीट करने से थोड़ा डरेंगे। जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कानून निकाला वो एक्चुअली उनका हक दिलाने के लिए कानून है, ना कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने का कानून है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में कभी भी इलीगल नहीं था। तो अब शायद आप समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो गाइज प्रोस्टिट्यूशन की आज की ये वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को पर लाइक करें और नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साइड में घंटा बजाना ना भूलिएगा। तो गाइज मैं आपसे मिलता हूँ सवाल के अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।